नमस्कार। आप सभी एएनएम बहनों का ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है। वीएचएनडी के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए हम आपकी सराहना करते हैं। इस सत्र का विषय मातृ, शिशु एवं छोटे बच्चों का पोषण है। प्रशिक्षण का उद्देश्य। आइए अब प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। इस सत्र के द्वारा आप सभी एएनएम बहन निम्न बिंदुओं पर अपनी समझ विकसित कर पाएंगी। पोषण का महत्व, मातृ कुपोषण, नवजात शिशु और छोटे बच्चे में कुपोषण के कारण, कुपोषण की रोकथाम हेतु 10 प्रभावी हस्तक्षेप, माताओं और बच्चों में सूक्ष्म पोषण तत्वों की आवश्यकता, कुपोषण का आकलन, पुष्टाहार वितरण और ऊपरी आहार, एएनएम के दायित्व। पोषण सेवाएं एवं परामर्श। माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार लाने में संतुलित पौष्टिक आहार का नियमित सेवन अत्यधिक महत्व है, खासकर जीवन के शुरू के 1000 दिन, जो कि गर्भावस्था से शुरू होता है और बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय बच्चों के संपूर्ण वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों पर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों, नवजात शिशुओं एवं बच्चों से संबंधित पोषण सेवाएं एवं परामर्श प्रदान किया जाता है। मातृ, शिशु एवं छोटे बच्चे की परिभाषा। गर्भवती और धात्री महिलाएं, शिशु जन्म के 1 साल बाद, छोटे बच्चे 1 साल से 3 साल तक। जब पोषण की बात करते हैं तो 2 साल तक के बच्चों पर फोकस करते हैं। मातृ पोषण का महत्व। गर्भवती और धात्री माताओं को समुचित पोषण मिलना गर्भस्थ शिशु और बच्चे के संपूर्ण वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मातृ पोषण स्वस्थ बचपन का आधार है। 2 साल तक के बच्चों में व्याप्त कुपोषण का लगभग 50% मां के गर्भ में शिशु विकास से जुड़ा होता है। मातृ पोषण का विकास के विभिन्न चरणों से सीधा संबंध है। मातृ कुपोषण के कारण। मातृ कुपोषण के निम्नलिखित कारण हैं। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को अपर्याप्त भोजन, अनीमिया व अन्य सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी, 2 बच्चों के मध्य कम अंतराल तथा बार-बार गर्भधारण, किशोरावस्था में गर्भधारण, साफ सफाई संबंधी व्यवहार में कमी जिससे बार-बार संक्रमण होने की संभावना होती है, समुदाय आधारित परंपराएं, मान्यताएं व व्यवहार, महिलाओं के खानपान एवं देखभाल संबंधी व्यवहारों में कमी। मातृ पोषण में सुधार लाने हेतु हस्तक्षेप। मातृ पोषण में सुधार लाने हेतु हस्तक्षेप के निम्नलिखित कारण हैं। गुणवत्तापरक प्रसव पूर्व सेवाएं, शीघ्र पंजीकरण, 4 प्रसव पूर्व जांचें, वजन जांच, खून की जांच, मातृ पोषण पर परामर्श एवं आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का संपूर्ण, उच्च जोखिम गर्भावस्था का चिन्हीकरण एवं गंभीर एनीमिया से ग्रस्त महिलाओं का प्रबंधन, गर्भवती तथा धात्री माताओं द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा युक्त और सूक्ष्म पोषण तत्व युक्त आहार का सेवन, दैनिक आहार में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग। नवजात शिशु एवं छोटे बच्चों के कुपोषण के कारण। नवजात शिशु एवं छोटे बच्चों में कुपोषण के कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण आवश्यक मात्रा से कम भोजन मिलने या करने से। दूसरा कारण भोजन की गुणवत्ता में कमी, जैसे पोषण तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज की कमी, खाद्य पदार्थ में उपयुक्त गाढ़ापन की कमी, पर्याप्त भोजन के बावजूद शरीर में पोषण तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाने की वजह से कमी। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में संक्रमण, बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। साफ सफाई संबंधी व्यवहार में कमी, जिससे बार बार संक्रमण होने की संभावना होती है। बच्चों में कुपोषण के प्रकार। बच्चों में कुपोषण के 3 प्रकार हैं। अल्प वजन, आयु के अनुपात में बच्चों में कमी, बौनापन, आयु के अनुपात में लंबाई में कमी, दुबलापन, लंबाई के अनुपात में वजन में कमी। कुपोषण की रोकथाम हेतु 10 प्रभावी पोषण हस्तक्षेप। कुपोषण की रोकथाम हेतु 10 प्रभावी पोषण हस्तक्षेप निम्नलिखित हैं। जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान की शुरुआत एवं 6 माह तक केवल मां का दूध देना, 6 माह के पश्चात ऊपरी आहार की शुरुआत तथा कम से कम 2 वर्ष तक मां का दूध जारी रखना, बच्चों में सूक्ष्म पोषण तत्वों जैसे कि आयरन, आयोडीन, विटामिन ए की कमी को कम करना, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण से प्रतिरक्षण करना,
खान पान के समय सफाई तथा स्वच्छता का ध्यान रखना, गंभीर रूप से अल्प वजन वाले बच्चों का संदर्भन करना तथा जटिल रूप से कुपोषण बच्चों का पोषण पुनर्वास केंद्रों पर उपचार करवाना, दस्त से पीड़ित बच्चों को ORS व जिंक के से उपचार करना, बीमारी के समय भी बच्चों को आहार जारी रखना, किशोरी बालिकाओं के उचित पोषण हेतु पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना तथा उनका उससे बचाव करना, बच्चों, किशोरी बालिकाओं व गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचाव हेतु आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोलियां प्रदान करना। माताओं और बच्चों में सूक्ष्म पोषण तत्व की आवश्यकता। आयरन और फॉलिक एसिड, विटामिन ए और आयोडीन सूक्ष्म पोषण तत्वों के उदाहरण हैं जिनकी शरीर में काफ़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी कम मात्रा के बावजूद शरीर की कई अलग अलग गतिविधियों में इनका निर्णायक योगदान होता है। आयरन और फॉलिक एसिड। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाता है, जबकि फॉलिक एसिड नई लाल रक्त कणिकाओं को बनाता है और गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का विकास करता है। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे शारीरिक थकान व मानसिक नीरसता महसूस होती है। आहार में आयरन की अनेक स्रोत हैं, जैसे कि हरे पत्तेदार साग, कलेजी, मांस, मछली, गुड़, चना और अन्य दालें इत्यादि। लेकिन सामान्य परिवार के आहार में इनमें से किसी भी स्रोत से पर्याप्त मात्रा में आयरन उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस कमी को दूर करने के लिए IFA की गोली लेना जरूरी है। खून की कमी के दुष्प्रभाव। खून की कमी निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। प्रसव के समय अत्यधिक रक्तस्राव से महिला की मृत्यु की संभावना, गर्भकाल में उचित वजन का ना बढ़ना, भ्रूण का सही वृद्धि और विकास ना होना, कम वजन वाले बच्चों का जन्म प्री टर्म और स्टिल बर्थ, बच्चों में शरीर में आयरन की कमी होगी जिससे उसका समुचित वृद्धि और विकास नहीं होगा। किशोरियों में आयरन की कमी से समुचित वृद्धि और विकास नहीं होता है और आगे चलकर गर्भावस्था और प्रसव के समय जटिलताएं हो सकती हैं। उम्र के अनुसार एनीमिया की स्थिति। उम्र के अनुसार एनीमिया की स्थिति सामने दी गई स्लाइड में दर्शाई गई है। यदि बच्चे की उम्र 6 से 59 माह के बीच है और हीमोग्लोबिन 11 Hg या उससे ज़्यादा है तो बच्चे को एनीमिक नहीं कहा जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 6 से 59 माह के बीच है और हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 Hg के मध्य है तो बच्चे को कम एनीमिक कहा जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 6 से 59 माह के मध्य है और हीमोग्लोबिन 7 से 9.9 के मध्य है तो बच्चे को मध्यम एनीमिक माना जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 6 से 59 माह के मध्य है और हीमोग्लोबिन 7 Hg या उससे कम है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को दीर्घ एनीमिक माना जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 5 से 11 साल के बीच है और हीमोग्लोबिन 11.5 या उससे ज़्यादा है तो बच्चे को एनीमिक नहीं कहा जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 5 से 11 साल के बीच है और हीमोग्लोबिन 11 से 11.4 के मध्य है तो बच्चे को कम एनीमिक माना जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 5 से 11 साल के बीच है और हीमोग्लोबिन 8 से 10.9 के मध्य है तो बच्चे को मध्यम एनीमिक कहा जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 5 से 11 साल के बीच है और उसका हीमोग्लोबिन 8 या उससे कम है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को गंभीर एनीमिक कहा जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 12 से 14 साल के बीच है और उसका हीमोग्लोबिन 12 या उससे 12 Hg से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को एनीमिक नहीं कहा जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 12 से 14 साल के बीच है और उसका हीमोग्लोबिन 11 से 11.9 के मध्य है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को कम एनीमिक कहा जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 12 से 14 साल के मध्य है और उसका हीमोग्लोबिन 8 से 10.9 के मध्य है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को मध्यम एनीमिक कहा जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 12 से 14 साल के बीच है और उसका हीमोग्लोबिन 8 या 8 से Hg से कम है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को गंभीर एनीमिक कहा जाएगा। 15 साल से बड़ी किशोरियों जो गर्भवती नहीं हैं और उनका हीमोग्लोबिन
12 Hg या उससे ज़्यादा है तो उन्हें एनीमिक नहीं कहा जाएगा। 15 साल से बड़ी किशोरियाँ जो गर्भवती नहीं हैं और उनका हीमोग्लोबिन 11 से 11.9 Hg के मध्य है तो उन्हें कम एनीमिक कहा जाएगा। 15 साल से बड़ी किशोरियाँ जो गर्भवती नहीं हैं और उनका हीमोग्लोबिन 8 से 10.9 Hg के मध्य है तो उन्हें मध्यम एनीमिक कहा जाएगा। 15 साल से बड़ी किशोरियाँ जो गर्भवती नहीं हैं और उनका हीमोग्लोबिन 8 Hg या उससे कम है तो उन्हें गंभीर एनीमिक कहा जाएगा। गर्भवती महिलाएं या किशोरियाँ जिनका हीमोग्लोबिन 11 Hg या उससे ज़्यादा है उन्हें एनीमिक नहीं कहा जाएगा। गर्भवती महिलाएं या किशोरियाँ जिनका हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 Hg के मध्य है उन्हें कम एनीमिक कहा जाएगा। गर्भवती महिला या किशोरियाँ जिनका हीमोग्लोबिन 7 या 7.9 Hg के मध्य है उन्हें मध्यम एनीमिक कहा जाएगा। गर्भवती महिलाएं या किशोरियाँ जिनका हीमोग्लोबिन 7 Hg या उससे कम है उन्हें गंभीर एनीमिक कहा जाएगा। एनीमिया के लक्षण। एनीमिया के लक्षण निम्नलिखित हैं। आँख की पलक के भीतरी कोर से में फीकापन, जीभ, संपूर्ण त्वचा, नाखून, हाथ की हथेली का पीलापन, चक्कर, थकान, सुस्ती तथा शक्तिहीन लगना, आमतौर पर दिल का धड़कन तेज होना, विशेष रूप से व्यायाम के बाद, सांस लेने में तकलीफ तथा लगातार सर दर्द, पढ़ाई तथा खेल में ध्यान कम होना, पैर में ऐंठन या फिर खिंचाव। एनीमिया से बचाव। एनीमिया से बचाव के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। आयरन और फॉलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थ का नियमित सेवन करना, आयरन और फॉलिक एसिड की गोली का खाना, आंत के कीड़े से बचाव, मलेरिया से बचाव। पूरे जीवन चक्र में आईएफए की खुराक। पूरे जीवन चक्र में आईएफए की खुराक निम्नलिखित से है। 6 माह से 60 माह उम्र समूह के लिए सप्ताह में 2 बार आयरन फॉलिक एसिड सिरप का 1 मिलीलीटर प्रति मिलीलीटर आयरन फॉलिक एसिड सिरप में 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है। 5 से 10 वर्ष उम्र समूह के लिए सप्ताह में 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, प्रत्येक टैबलेट में 45 mg एलिमेंटल आयरन और 40 mg फॉलिक एसिड पाया जाता है। 10 से 19 वर्ष की उम्र समूह के लिए सप्ताह में 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, प्रत्येक टैबलेट में 100 mg एलिमेंटल आयरन और 500 mg फॉलिक एसिड पाया जाता है। प्रजनन उम्र की महिलाओं के लिए सप्ताह में 1 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, प्रत्येक टैबलेट में 100 mg एलिमेंटल और 500 mg फॉलिक एसिड पाया जाता है। गर्भवती और दूध पिलाती माता जो 0 से 6 माह के शिशु को दूध पिलाती हैं उनके पूरे जीवन चक्र में आईएफए की खुराक। गर्भावस्था के चतुर्थ माह से प्रथम तिमाही के बाद पूरे गर्भावस्था के दौरान रोजाना 1 आयरन फॉलिक एसिड की गोली, प्रसव के उपरांत अगले 180 दिन तक रोज 1 गोली। गर्भवती महिला जिसका हीमोग्लोबिन स्तर 11 ग्राम से कम है उसको गर्भकाल में 360 आयरन फॉलिक एसिड की गोली, प्रत्येक टैबलेट में 100 mg एलिमेंटल आयरन और 500 फॉलिक एसिड पाया जाता है। प्रथम त्रैमास में प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की 2 गोली सुबह शाम दी जानी है। कृमि संक्रमण। कृमि के संक्रमण से बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में खून की कमी अथवा एनीमिया हो सकता है। कृमि से बचाव हेतु 1 साल से 5 साल तक के सभी बच्चों को साल में 2 बार कृमिनाशक गोलियां एल्बेंडाजोल उपलब्ध कराई जाती है। कृमि के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु 6 माह के अंतराल पर 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए 200 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल टैबलेट तथा 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 400 मिलीग्राम टैबलेट का सेवन करना चाहिए। एल्बेंडाजोल की 1 गोली 400 mg गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में गर्भवती महिलाओं को एएनएम अपने सामने खिलाएं। कृमि के दुष्प्रभाव से बचने हेतु व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखना चाहिए।
खुली हवा में मल त्याग न करें तथा शौचालय का उपयोग करें। विटामिन ए क्यों आवश्यक है? विटामिन ए हमारी रात में देखने की क्षमता बढ़ाता है और रतौंधी से बचाव करता है। विटामिन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में सामान्य संक्रमण वाली बीमारियों की गंभीरता को कम करता है। इसके सामान्य स्रोत में कुछ पीली, केसरिया लाल रंग की सब्जियां व फल, कुछ हरे पत्ते वाली सब्जियां, अंडे का पीला हिस्सा, दूध इत्यादि। विटामिन ए की खुराक। 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की प्रथम खुराक 9 से 12वें महीने के बीच दी जाती है। दूसरी खुराक 16 से 24 महीने के बीच दी जाती है। तीसरी से 9वीं खुराक 6 माह के अंतराल पर 5 वर्ष तक दी जाती है। आयोडीन। आइए अब आयोडीन के बारे में जानकारी लेते हैं। आयोडीन घर में पल रहे बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए अति आवश्यक है। उसको नहीं होने से बच्चे को गंभीर मंदबुद्धि हो सकती है। आयोडीन भूमि की मिट्टी में अक्सर मिलता है और मिट्टी में पैदा हुए अनाज, सब्जी इत्यादि के माध्यम से हमारे आहार में शामिल हो जाता है। चूँकि ये कहना मुश्किल है कि किस ज़मीन में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आयोडीन की कमी से बच्चे के लिए आयोडीन युक्त नमक लेना ज़रूरी है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर बच्चों के पोषण संबंधी सेवाएं और उपचार। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर बच्चों के पोषण संबंधी सेवाएं या उपचार निम्नलिखित हैं। अति कुपोषित लाल श्रेणी के बच्चों को दोगुना राशन। कुपोषित बच्चों के वजन में बदलाव को मापने के लिए हर 15 दिन पर वजन किया जाना चाहिए। कुपोषण के स्तर को पहचानने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हर माह 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का उम्र के अनुसार वजन का आकलन किया जाना चाहिए। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर कुपोषित बच्चों का वजन अवश्य किया जाना चाहिए। अति कुपोषित बच्चों को निकट की चिकित्सा इकाई पोषण पुनर्वास केंद्र पर संदर्भित करना चाहिए। वृद्धि निगरानी चार्ट क्यों भरा जाता है? वृद्धि निगरानी का मुख्य प्रयोजन यह है कि निरंतर वजन करने से हम वजन घटने से या बढ़ने से बच्चे के समुचित विकास का पता चलता है। वृद्धि निगरानी के चरण। वृद्धि निगरानी को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। आयु पूर्ण माह या फिर वर्षों में लेना, 0 से 60 महीने के सभी बच्चों का सही वजन लेना और निकटतम 0.1 किलोग्राम तक रिकॉर्ड करें या 100 ग्राम तक। वृद्धि चार्ट को देखकर बच्चे की विकास की अवस्था का विकास वक्र ग्रोथ कर्व के अनुसार विश्लेषण करना। ग्रोथ चार्ट पर 3 रंगों की पट्टी होता है, हरी, पीली और नारंगी। बच्चे के वजन का बिंदु अगर हरी पट्टी पर है तो बच्चे का विकास सामान्य है और बच्चा सामान्य वजन की श्रेणी में आता है। यदि वजन की बिंदु पीले बैंड पर जाती है तो बच्चे को मध्यम या कम वजन की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि वजन की बिंदु नारंगी पट्टी पर है तो बच्चे को गंभीर रूप से कम वजन की श्रेणी में रखा जाएगा। बच्चे की पोषण स्थिति का आकलन। बच्चे की पोषण स्थिति का आकलन सामने दिए गए चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। अगर बिंदु एकदम हरी पट्टी के अंत में आता है या अगर बिंदु हरी पट्टी के ऊपर कहीं भी आता है या अगर बिंदु हरी पट्टी के अंत में और पीली पट्टी के एकदम शुरुआत में आता है तो बच्चा सामान्य श्रेणी में आता है। अगर बिंदु पीली पट्टी के ऊपर कहीं भी आता है, अगर बिंदु पीली पट्टी के अंत में और नारंगी पट्टी के एकदम शुरू में आता है तो बच्चा कुपोषण श्रेणी में आता है। अगर बिंदु नारंगी पट्टी में कहीं भी आता है, बच्चा सामान्य श्रेणी में आता है, बच्चा अति कुपोषित श्रेणी में आता है। गंभीर कुपोषण की पहचान। गंभीर कुपोषण की स्थिति में बच्चों की ऊंचाई एवं लंबाई के अनुसार उसका वजन कम होता है तथा मांसपेशियों गंभीर रूप से कमज़ोर होती हैं अथवा दोनों पैरों में सूजन होती है। बच्चे को लंबे समय से कुपोषण से बचाने के लिए कदम न उठाए जाने की वजह से और गंभीर बीमारियों के कारण बच्चे अति कुपोषित हो जाते हैं। ऊपरी भुजा के मध्य भाग की गोलाई की माप। WHO ने 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर कुपोषण
को पहचानने का सबसे आसान तथा तत्कालिक उपाय ऊपरी भुजा के मध्य भाग की गोलाई के माप को माना है, अपितु यह तरीका 6 माह से कम उम्र के बच्चों के गंभीर कुपोषण पहचानने के लिए मान्य नहीं है। WHO मानक के अनुसार 5 वर्ष तक के बच्चों में ऊपरी भुजा के मध्य भाग की गोलाई MUAC यदि 115 मिलीमीटर या 11.5 सेंटीमीटर से कम हो तो यह भी गंभीर कुपोषण का सूचक है। ऐसे बच्चों को तुरंत पोषण पुनर्वास केंद्र में संदर्भित किया जाना चाहिए। पुष्टाहार वितरण। समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत पुष्टाहार वितरण किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को अनुपूरक पोषाहार दिया जाता है। लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे अनुपूरक पुष्टाहार का विवरण निम्नवत है। 6 माह से 3 वर्ष की आयु के सामान्य बच्चों को टेक होम राशन के रूप में 125 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिन की दर से अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। 1-1 किलो के 3 पैकेट। अति कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से टेक होम राशन उपलब्ध कराया जाता है। दुगना पोषाहार। गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को टेक होम राशन के रूप में 150 ग्राम अनुपूरक पोषाहार प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से दिया जाता है। 1-1 किलो के 3 पैकेट। शिशु स्तनपान एवं पूरक आहार। बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर जल्दी स्तनपान करने से मां के पर्याप्त दूध बनने व निकलने की क्षमता बढ़ती है और बच्चा खतरनाक संक्रमणों से बचता है। 6 माह 180 दिन की आयु तक के बच्चों को केवल मां का दूध देना चाहिए। 6 माह तक के बच्चों को किसी प्रकार की जन्मघुट्टी, पाउडर का दूध, जानवर का दूध, बिस्कुट और खाना नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि इस उम्र के बच्चों को पानी भी नहीं दिया जाना चाहिए। गर्मी चाहे जितनी भी हो, पानी नहीं देना चाहिए। 6 माह पूरा होने के बाद पूरक आहार की शुरुआत और कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखना चाहिए। शिशु के स्तन से अच्छे लगाव के संकेत। शिशु के स्तन से अच्छे लगाव के संकेत निम्नलिखित हैं। थोड़ी स्तन को छू रही है या बहुत नज़दीक है, मुंह पूरा खुला हुआ है, निचला होंठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, नीचे की अपेक्षा को ऊपर एरोलिया अधिक दिख रहा है। स्तनपान कराने की स्थिति। स्तनपान कराने की स्थिति निम्नलिखित है। गोद में रखने की स्थिति, करवट लेकर लिटाने की स्थिति, बगल में लिटाने की स्थिति, बगल में लिटाने की दूसरी स्थिति। सामने दिए गए चित्र में ये चारों स्थिति दर्शाई गई हैं। अनुपूरक आहार खिलाने के लिए 7 संदेश। अनुपूरक आहार खिलाने के लिए 7 संदेश निम्नलिखित हैं। 6 माह की आयु में शुरू करें। अनावश्यक रूप से पतला ना करें। दाल खिलाएं, दाल का पानी नहीं। दिन में 4 से 6 बार दूध पिलाएं। भोजन में घी और तेल मिलाएं। लाल और हरी सब्जियां, जितना अधिक हरा या लाल होगा उतना ही अच्छा और अधिक पौष्टिक होगा। दूध, अंडे, मांस और मछली बच्चे इन्हें पसंद करते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं। बीमारी के दौरान सामान्य पोषण जारी रखें और बीमारी ठीक होने के बाद अतिरिक्त भोजन खिलाएं। दिन में कितनी बार और कितना खिलाना है। 6 से 8 माह के आयु समूह के बच्चे को आधी कटोरी की माप 250 ग्राम होनी चाहिए। अर्ध ठोस आहार शाकाहारी या मांसाहारी या मसला हुआ चावल या रोटी, गाढ़ी दाल, मिसली हुई साग सब्जियां और पके हुए फल आदि कम से कम 2 बार दिन भर में खिलाना चाहिए। 9 से 11 माह के बच्चे को आधी कटोरी की माप 250 ग्राम होनी चाहिए। बच्चे को अर्ध ठोस आहार और फिंगर फूड्स खिलाना। शाकाहारी या मांसाहारी छोटे छोटे कटे हुए फल, उबली और कटी हुई सब्जियां व अंडे इत्यादि जिसे बच्चा आसानी से उठाकर खा सके कम से कम 3 बार दिन भर में खिलाना चाहिए। 12 से 23 माह के बच्चे को पूरी कटोरी की माप 250 ग्राम होनी चाहिए। घर पर सबके लिए बनने वाला खाना। अगर मांसाहारी हो तो अच्छे से पकाया हुआ अंडा, मांस और मछली देना चाहिए। कम से कम 3 बार और 1 या 2 बार पौष्टिक नाश्ता खिलाना चाहिए। ANM के दायित्व।
अब हम आपके मुख्य दायित्वों की बात करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान लाभार्थियों को उनकी ज़रूरत के अनुसार आवश्यक सेवा प्राप्त हो। लाभार्थियों को अनीमिया से बचाव हेतु आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण करना, स्तनपान में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करना और सही सलाह देना। आशा है इस सत्र के द्वारा आपको मातृ, शिशु एवं छोटे बच्चों के पोषण का उद्देश्य, मातृ कुपोषण, नवजात शिशु और छोटे बच्चों में कुपोषण के कारण, कुपोषण की रोकथाम हेतु 10 प्रभावी हस्तक्षेप, माताओं और बच्चों में सूक्ष्म पोषण तत्व की आवश्यकता, कुपोषण का आकलन, पुष्टाहार वितरण और ऊपरी आहार और एएनएम के दायित्वों के बारे में समुचित जानकारी मिली होगी। इस प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।